नमस्कार साथियों, आज फिर से प्राचीन इतिहास का सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत नया सेशन होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना में इसके जितने भी प्रशासक रहे हैं, जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 31 होने जा रहा है। इससे पहले 30 लेक्चर हो चुके हैं इस प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज में। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, चाहे वो बीए फर्स्ट का हो, सेकंड, थर्ड ईयर, तीनों ही ईयर के मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है ना पढ़ा दिए जा चुके हैं या कुछ पर क्लासेस चल रही है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ने को मिल जाएंगे और सभी के नोट्स उनकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहे तो डाउनलोड करके और उसे जो है आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं संभाल के। और सारे नोट्स अगर एक ही जगह चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जो है सभी नोट्स और लेक्चर जो है एक ही जगह आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, ठीक है ना। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्रज्ञान हिंदी के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, जहां पर करंट अफेयर क्लासेस और टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स, जनरल, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में प्रज्ञान हिंदी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे और नोट्स के साथ में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, डे बाय डे आप यदि अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, तो आपको पता होगा कि सेकेंड यूनिट तक हमारा अभी ये सेशन कवर हो चुका है। आज से हम जो है थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड यूनिट को, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना पर बात करेंगे। कल वाला जो सेशन होगा उसमें हम भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्यों कहलाता है, इस पर सेशन लेंगे। क्लियर है? तो इस टॉपिक पर हम 2 सेशन लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना, जैसे कि मौर्योत्तर काल के बाद में जितने भी शासक रहे हैं, शुंग शासक, सातवाहन, है ना, शक, कुषाण, इनके बाद में जो साम्राज्य की स्थापना होती है, गुप्त साम्राज्य वो कहलाता है। तो गुप्त साम्राज्य में भी जितने भी शासक रहे हैं, मतलब कि स्थापना से लेकर के जितने भी शासक रहे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में देख पा रहे हैं, 5 पॉइंट में आपको जो है सेशन पूरा कंप्लीट करना है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, और उसके बाद में स्कंदगुप्त। तो ये 5 शासक, वैसे तो शासक और ज्यादा हैं, लेकिन 5 शासक महत्वपूर्ण है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। इन्हीं 5 शासकों पर हमें आज के सेशन में चर्चा करनी है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है यहीं से बनता है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्लियर रहिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना में ये 5 शासक, और आज जो है पांचों शासक को एक ही लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ये आपका जो है आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसका रिवीजन जरूर लगाइएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न, सबसे पहला पॉइंट में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम की दोस्तों, बेसिकली देखिए यार, ये जो सेशन है ना, इसमें पांचों शासक जो रहे हैं गुप्त साम्राज्य के, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन करके। और पूरे हम यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप में क्लासेस लेंगे। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक कंटेंट दे रहा हूँ, इससे बाहर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले ही आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस सेशन के बाद में आपको अपनी किताब से ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं लेकर आया हूं, इसमें 90% जो यूज किया गया है ना, वो एआई का, चैट जीपीटी का किया गया है। तो चैट जीपीटी से मैं ये कंटेंट लेकर के आया हूं, क्योंकि इस कंटेंट मुझे अच्छा लगा, तो यहां से मैंने कंटेंट लिया है। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये सेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद में, क्योंकि ये सेशन कंप्लीट समझ तो आ जाएगा आपको, उसके बाद में आपको यदि इस पर और अच्छा नॉलेज बढ़ाना है और आप चाहते हो कि ये टॉपिक पूरी तरह से परमानेंट याद हो जाए आपको, तो लेक्चर लेने के तुरंत बाद में आपके पास जो भी किताब हो ना, उस किताब से इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ लेना, है ना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना वाले कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। पांचों शासक हमें इसके अंतर्गत कवर करना है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों, तो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच में, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक ये कहलाता है, गुप्त वंश का संस्थापक। और ये जो है श्री गुप्त के पोते और घटोत्कच का पुत्र था, ठीक है, घटोत्कच का पुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के मध्य में माना जाता है।
इसके अलावा यदि हम इसके वंश की बात करें तो घटोत्कच के पुत्र और श्रीगुप्त के पोते ये थे। उसने गुप्त साम्राज्य को एक संगठित और शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में सत्ता संभाली और अपने शासनकाल की शुरुआत मगध, मगध जो वर्तमान में बिहार है ना, मगध, ठीक है ना, वर्तमान में या आधुनिक समय में जो बिहार वाला साम्राज्य था पूरा, वहां से उन्होंने अपने शासन की शुरुआत की थी। कहां से? मगध से, ठीक है। तो मगध जो आधुनिक काल में आगे चल करके बिहार कहलाया, वहीं से उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत की। उसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसके अलावा यदि बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जितने भी पुराने शासक रहे हैं ना, ये शासकों की पुत्रियों से या बहनों से विवाह करने के पीछे इनका एक अहम उद्देश्य होता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। तो विवाह के माध्यम से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अपने साम्राज्य को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए राजनीतिक ये समझ सकते कूटनीति का सहारा लिया, और ये कूटनीतिक चालें ही होती थी जिसके माध्यम से ये विवाह संस्कार किया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने लच्छवी राजकुमारी, लच्छवी राज्य की राजकुमारी जिसका नाम कुमार देवी था, उनसे विवाह किया, जिससे उसे राजनीतिक और सामरिक शक्ति प्राप्त हुई। इस विवाह ने गुप्त वंश को प्रतिष्ठा और प्रभावशाली संबंध प्रदान कर दिए, क्योंकि उस समय जब चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उनके समकालीन मतलब उनके समय में जो लिच्छवी राज्य था, उनका पड़ोसी राज्य, वो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। तो इन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने लिच्छवी राज्य को जो है अपने संबंधी बना लिया, जिसके माध्यम से कि कभी भी पड़ोसी राज्यों के बीच में युद्ध ना हो और एक दूसरे का भय अपने अंदर से निकल जाए, ठीक है। तो इसी क्रम में उसने प्रयाग, साकेत और मगध जैसे क्षेत्रों पर अधिकार किया, ठीक है। प्रयाग, साकेत और मगध जैसे क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करके और अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की, ठीक है। ये उपाधि विशेष रूप से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना आप लोगों के, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, है ना। तो इसमें आपको ये सभी सम्राटों के ऑप्शन दिए जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने, या जो भी शासक रहे हैं गुप्त साम्राज्य के, ठीक है। तो विशेष रूप से इसको याद रखिएगा। तो महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की, जिससे उनकी सर्वोच्च सत्ता का संकेत प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो भी शासक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, इसका अर्थ होता है कि वह सर्वोच्च है, या वह शक्ति सर्वोच्च है, ठीक है। वो किसी के अधीन नहीं है, बाकी सारे राज्य उसके अधीन हैं। उसके शासन काल में अगर हम बात करें कला साहित्य की और संस्कृति की, तो कला साहित्य और संस्कृति का भी अच्छा खासा विकास हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में कला साहित्य और संस्कृति का अच्छा विकास हुआ, क्योंकि उन्होंने इनका समर्थन किया। और चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र सम्राट समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे या सम्राट बने। कौन? समुद्रगुप्त। तो ये क्रम भी आप लोगों को याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन? सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश को स्वर्ण युग अगर हम कहें कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में या उसके शासन काल के समय में जो उनका काल माना जाता है, उनका शासन काल माना जाता है, वह स्वर्ण युग माना जाता था। स्वर्ण युग, या कहें कि स्वर्ण युग तक उन्होंने पहुंचा दिया। अब जो गुप्त वंश था, ये स्वर्ण युग कब बना? तो याद रखिएगा, इनके आने वाले शासक जो समुद्रगुप्त थे, इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम के, उनके समय तक आते आते जो है गुप्त वंश अब भारत के लिए एक स्वर्ण युग बन चुका था। क्या? स्वर्ण युग। और ये स्वर्ण युग को, जैसा कि अगला सेशन जो होगा ना, कल वाला सेशन, उसमें हम पढ़ने वाले भी हैं कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो वो स्वर्ण युग के पीछे जो कारण था ना, वो कारण सबसे प्रमुख यही था कि इन्होंने हर प्रकार की विकास कार्यक्रमों को सबसे ज्यादा समर्थन दिया। जैसे कला साहित्य संस्कृति का तो समर्थन दिया ही दिया, साथ ही साथ में उन्होंने धार्मिक नीतियों को भी इस प्रकार से अपनाया कि इनके माध्यम से जो धर्म को सपोर्ट किया जा रहा था, उस धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है उनको वो भी आहत ना हो। सभी धर्मों को ये एक तरफा सपोर्ट करते थे, अर्थात कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति को ये अपना के चलते थे, ठीक है ना। तो इनके समय में, या कहें कि इनके शासनकाल में, भारतीय जनता पूर्णतः एक सुखी जीवन व्यतीत करती थी।
चंद्रगुप्त प्रथम की प्रशासनिक दक्षता और स्थायी शासन प्रणाली ने गुप्त साम्राज्य की नींव को बहुत मजबूत किया। क्लियर है। जिस प्रकार से बाबर ने दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में, तो मुगल साम्राज्य की जब वो स्थापना की और जब उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तब तक भी जो है मुगल साम्राज्य स्थायित्व प्रदान प्राप्त नहीं कर पाया था, स्थायी नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उनके बाद में जब हुमायूं, उनके पुत्र हुमायूं आए, तो हुमायूं को भी कई युद्ध लड़ने पड़े। शेरशाह जैसे दुश्मनों को बाबर छोड़ के चला गया था, बात समझ आई। लेकिन इनके समय में ऐसी समस्या नहीं थी, बल्कि समुद्रगुप्त, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, तो उस समय इनके प्रयासों से ही उनका पूरा साम्राज्य जो है स्थायित्व प्राप्त कर चुका था। स्थायित्व मतलब कि जितने युद्ध लड़ने थे ये स्वयं लड़ चुके थे और साम्राज्य अब पूरी तरह स्थायी हो चुका था। उन पर किसी अन्य के आक्रमण का भय ना के बराबर था, और कोई अगर आक्रमण करने वाला था या थोड़ा बहुत भय था भी, तो इन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद में इनके पुत्र का शासनकाल आता है, समुद्रगुप्त का, ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त का। इनका शासनकाल लगभग 335 क्योंकि 335 तक किसका रहा? चंद्रगुप्त प्रथम का। तो 335 से लेकर 375 तक समुद्रगुप्त शासन करते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के महान शासकों में गिने जाते हैं। गुप्त वंश के जो महान शासक रहे हैं उनमें इनका नाम लिया जाता है। और इवन यदि ये कहें कि समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में सबसे महान शासक कहलाते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। जिन्हें भारतीय इतिहास में एक महान विजेता और कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है। इनका सैन्य विजय अभियान अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली था, जिसने उन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि भी प्राप्त कर दी। सोचिए, इनको महान सम्राट ऐसे ही नहीं कहा जाता था, बल्कि इनका जो सैन्य अभियान था इतना व्यापक था कि उस सैन्य अभियान के कारण ही इन्हें भारत के नेपोलियन की उपाधि से विभूषित किया गया। अब प्रश्न आ भी सकता है कि भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है? तो गुप्त साम्राज्य के सभी शासकों के नाम आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से पहचान लीजिएगा, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्लियर है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 2 प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे, 2 प्रमुख सैन्य अभियान, और इन्हीं सैन्य अभियानों से ही ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे उस समय, उनके जीवन काल के, उनके शासनकाल। देखिए, सैन्य अभियान तो उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन जो खास थे वो 2 सैन्य अभियान थे, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। इसे याद रखिएगा, एक उत्तर का सैन्य अभियान और एक दक्षिण का सैन्य अभियान। जब उन्होंने उत्तर भारत में सैन्य अभियान मतलब क्या होता है? अरे सेना लेकर के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना लेकर निकल पड़ना, बात समझ आई। तो जब उन्होंने उत्तर का सैन्य अभियान किया तो 9 राजाओं को उन्होंने पराजित किया, 9 राजाओं को हराया। 9 राजाओं को हरा करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद जब उन्होंने दक्षिण भारत में अभियान चलाया, तो दक्षिण भारत में उन्होंने 12 राजाओं को हराया। युद्ध में 12 राजाओं को, 12 राज्यों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा और 12 को ही हराया। लेकिन इन 12 राज्यों को हराने के बाद में वहां की भूमि कहे या वहां के राज्यों को कहे, तो वो अपने साम्राज्य में मिलाना नहीं चाहते थे। यहां पर वो राजनीतिक कूटनीतिक चाल खेल रहे थे, और इस हेतु ही इन्होंने इन दक्षिण के जो 12 राज्य थे, उन राजाओं से उनका राज्य जीत करके और वापस उन राज्यों को वापस उन्हीं राजाओं को दे दिया, और उन्होंने उनसे मैत्री कर ली, और ये उनका कूटनीतिक संबंध था, ताकि उनका जो साम्राज्य था वो और ज्यादा सुदृढ़ या दृढ़ हो सके। बात समझ आई। तो जो दक्षिण के 12 राज्य थे जिनको राज्य उन्होंने वापस लौटाया था, अब वो सारे 12 ही राज्य उनके समर्थन में आ गए। क्लियर है। क्योंकि उन्हें अपने राज्य का विस्तार उत्तर भारत में करना था, इसलिए उन्होंने उत्तर भारत में जितने भी सैन्य अभियान चलाए, उन सभी साम्राज्यों को जीत करके, उन सभी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। आई थिंक क्लियर हो पा रहा होगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। उन्होंने गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में मध्य भारत और दक्षिण भारत तक अपना जो है साम्राज्य का विस्तार कर लिया। समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से बंगाल, असम, नेपाल और पंजाब जैसे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर रखा था। अब सोचिए, इनका राज्य जो था ना बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुका था, बहुत ज्यादा फैल चुका था। गंगा यमुना उत्तर में अगर देखें ना, तो गंगा यमुना का क्षेत्र मतलब समझ लीजिएगा कि गंगा यमुना मतलब कि उत्तर प्रदेश, वर्तमान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के मध्य भारत तक
मध्य प्रदेश मान लीजिए, इसमें मध्य प्रदेश कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत तक जो है ये इनका साम्राज्य की सीमा पहुंच चुकी थी। इसके अलावा इन्होंने बंगाल पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, असम पर, नेपाल और पंजाब, इन सब पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब इन्होंने, इनके समय में समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जहां गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने में अहम कार्य किया और उसको सुदृढ़ करने में कार्य किया, वहीं उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को चरम स्तर पर पहुंचा दिया, विस्तार के मामले में चरम स्तर पर पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें उनके लेखों की, स्तंभ लेखों की, तो उनकी विजय का, उन्होंने जो भी सैन्य अभियान किए, उन्होंने जो भी राज्यों को हराया या जो विजय प्राप्त की, उस विजय का विवरण कहां मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रयाग प्रशस्ति है, कहां? इलाहाबाद में। प्रयाग प्रशस्ति मतलब कि एक स्तंभ है, एक स्तंभ आप ये फोटो में देख पा रहे ना, ये स्तंभ है। स्तंभ पर लेख लिखे हुए हैं, इन लेखों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि उनकी सैन्य अभियान किस प्रकार से व्यापक हुआ करते थे और किन किन राज्यों को उन्होंने अपने युद्ध में या सैन्य अभियान के तहत हराया था। और इसी सैन्य अभियान या कहे कि इस विजय के कारण ही उन जो है उनके शासनकाल में कहें तो दरबारी कवि हरिशेन हुआ करते थे, उन्होंने इस स्तंभ पर यह लेख लिखवाया था। उनके दरबारी कवि, क्या नाम था? कवि हरिशेन। तो अब प्रश्न यहां से बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में एक स्तंभ है, उस पर लेख किसने लिखवाया था? तो याद रखिएगा, उनके किनके? समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था हरिशेन। हरिशेन ने ही यह लेख लिखवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब आपको यह तो अच्छे से पता है कि अगर आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं तो मैं कई बार बोल चुका हूं, अश्वमेध यज्ञ तभी होता है एक राजा के द्वारा जब वो संपूर्ण में, या कहें कि सभी को अपने अधीन ले आता है, सभी राज्यों को अपने अधीन ले आए, या वो सर्वज्ञ बन जाए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, मतलब कि उसे कोई हराने वाला ना हो, तब वो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है। याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी सार्वभौमिकता की घोषणा कर दी कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, सब मेरे अधीन है। गुप्त साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य समुद्रगुप्त ने बना दिया। बात समझ आई? तो अभी चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त, दो की कहानी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त प्रथम आप पढ़ चुके हो, जो कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। फिर उसके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त, और इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आइए इनकी जरा कहानी को समझते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 380 से 415 ईस्वी के मध्य में। ठीक है। तो इसके बीच में 375 से और 380, मतलब जो 5 साल शासन रहा वो अन्य शासकों का रहा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको क्या बताया था कि गुप्त साम्राज्य में और भी शासक रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख शासक हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो इन्हीं शासकों से आते हैं, इसलिए हम इनको ही कवर करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 से 415 तक शासन करते हैं भारत में। ठीक है, 380 से 415। गुप्त वंश के महान शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम शामिल है, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। अब याद रखिएगा, ठीक है, ये उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेषकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये उपाधियां याद रखिएगा। ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया और गुप्त साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। तो पूरा क्रम चलता आ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन? समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासन संभालते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। क्लियर है? और इन्होंने, इनके पिता जो समुद्रगुप्त थे, उनकी विस्तारवादी जो नीति थी, अपने साम्राज्य की विस्तार करने की नीति को उन्होंने अपनाया था। तो उसी नीति को इन्होंने आगे बढ़ाया और गुप्त साम्राज्य को विस्तार के मामले में चरम तक पहुंचा दिया। इसके अलावा उनकी जो है सबसे प्रमुख उपलब्धि जो है वो शक राजाओं पर विजय कहलाती है। शक राजाओं पर विजय, शक राजाओं पर विजय, जिनका शासन कहां पर था? उत्तर पश्चिम भारत में।
है ना, उत्तर पश्चिम भारत में जो शक राजा राज्य करते थे उनको पराजित करके और उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में के अधीन कर लिया, मिला लिया। मालवा गुजरात सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया उन्होंने, जिससे उनका व्यापार और आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। इस विजय ने उसे शकारी शकारी है ना, शकारी की उपाधि दिलाई। ठीक है, जब उन्होंने शक राजाओं पर विजय प्राप्त की और उनके क्षेत्रों जैसे मालवा गुजरात और सौराष्ट्र जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर जो आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाया, तो इस विजय ने उनको एक शकारी नामक उपाधि प्रदान कर दी। शकारी का मतलब होता है शक जाति का शत्रु। ठीक है, शक जाति का शत्रु। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शक जाति का शत्रु निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त, कोई सा भी नाम आ सकता है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा ना वो की पॉइंट है टॉपिक के, याद रखिएगा। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। शकारी उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की। अब यह क्रम देखेंगे आप लोग, जितने भी गुप्त शासक रहे ना, इन सभी गुप्त शासकों ने अपने शासन काल में हमेशा कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, इन सबको बढ़ावा दिया, इनका समर्थन किया है। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, जैसे कालिदास, वरामिहिर, नाम सुना है आप लोगों ने, कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह, ऐसे नवरत्न इनके जो है दरबार में हुआ करते थे। और इन्होंने इनको बहुत ज्यादा पोषण किया, इनका बहुत ज्यादा समर्थन किया है। क्लियर है। चलिए, उसने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया और साथ ही साथ में न्यायिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। न्याय प्रणाली जो थी उस समय, न्याय प्रणाली को पहले से और ज्यादा दुरुस्त कर दिया, बेहतर बना दिया। लोहे का प्रसिद्ध मेहरौली स्तंभ कहां पर है ये पता आपको? दिल्ली में है। दिल्ली में मेहरौली का लोह स्तंभ, है ना। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मेहरौली स्तंभ या मेहरौली लोह स्तंभ, दिल्ली में कौन सा लोह स्तंभ है ना, या दिल्ली में स्थित मेहरौली का लोह स्तंभ किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था या किस शासक की इंजीनियरिंग का प्रतीक है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही इसे बनवाया गया था। दिल्ली में मेहरौली लोह स्तंभ जो है, मैं आपको फोटो में दिखा देता हूं, ये मेहरौली लोह स्तंभ है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसको बनवाया गया था, इसलिए कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग उस समय, लोहे का पूरा स्तंभ है दोस्तों, ये लोहे का है ना। तो इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं यहां पर, ये इंजीनियरिंग और धातु कर्म का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है हमारे सामने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त द्वितीय तक आते आते गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग कहा जाने लगा। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। धार्मिक सहिष्णुता को, इस पॉइंट को मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी कमी क्या थी पता ना आप लोगों को? सबसे बड़ी कमी क्या थी जिससे कि भारत की मैक्सिमम जो जनता थी ना वो मौर्य साम्राज्य से कटने लगी थी? क्या क्या गलती थी उसकी? कि उन्होंने जो है आगे जो आने वाले शासक थे उन्होंने अधिकतम रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, बौद्ध धर्म को, और बाकी सभी धर्मों को नकार दिया था। वो उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जा सकती है। लेकिन गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक रहे उन्होंने गलतियों से सीखा और सीख करके उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का समान सम्मान करना, सभी धर्मों को सपोर्ट करना, सभी का समर्थन करना, है ना। तो बौद्ध धर्म, वैष्णव और जैन धर्म, इन सभी का उन्होंने समर्थन किया, उनके सभी के संरक्षणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उन्होंने सभी धर्मों का संरक्षण, सभी धर्मों को संरक्षण दिया। उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मानी जाती है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम हो गए आपके कंप्लीट, समुद्रगुप्त हो गए और चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। ये पूरे पिता पुत्र वगैरह ये पूरा क्रम चला आ रहा है। इसके बाद में अब बात करेंगे हम कुमार गुप्त प्रथम की। इसकी कुमार गुप्त प्रथम की, इनका शासनकाल यदि आप देखा जाए तो 415 से 455 ईस्वी के मध्य में इनका शासन रहता है। क्लियर है। आइए इनकी डिटेल भी जरा आप समझना चालू करते हैं। कुमार गुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के महान सम्राट, गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। मिल गया वापस से क्रम आप लोगों को, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय लिख दे या विक्रमादित्य लिख दे, कंफ्यूज मत होइएगा, विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं,
है ना। तो कभी कभी किताब में आपको पढ़ने को मिल भी सकता है कि जहां मैंने बताया आपको कि सर आपने गलत, ऐसा ना हो जाए किताब में मान लो कि पहले चंद्रगुप्त प्रथम आ गया, उसके बाद समुद्रगुप्त आ गया, उसके बाद में विक्रमादित्य आ गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। विक्रमादित्य दैट मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था, कुमार गुप्त। तो एक शीट बना लीजिए, वैसे तो ये पीडीएफ काफी है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एक शीट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कौन किसका पुत्र था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त, कुमार गुप्त गुप्त साम्राज्य के एक महान सम्राट के रूप में बनकर उभरे। उसने 40 वर्षों तक, 40 सालों तक एक सफलतापूर्वक शासन किया, गुप्त साम्राज्य को समृद्धि और स्थिरता प्रदान की, ठीक है, स्थिरता प्रदान की। इसके अलावा कुमार गुप्त ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। उसने शक्तिशाली हूण आक्रमणकारियों को हराकर साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक आए, जितने भी सम्राट बने हैं, सभी ने महत्वपूर्ण कोई ना कोई युद्ध जरूर लड़ा है, सभी ने कोई ना कोई युद्ध जरूर लड़ा है। हूण आक्रमणकारी, ठीक है, जो हूण जाति या हुआ करती थी, है ना, उनको हराया इन्होंने। वह महेंद्रादित्य, देखिए महत्वपूर्ण उपाधि है, महेंद्रादित्य की उपाधि या शकरेख की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। तो महेंद्रादित्य की उपाधि कौन, कुमारगुप्त प्रथम। अब कुमारगुप्त प्रथम के स्थान पर नाम मिल सकता है महेंद्रादित्य, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, कुमारगुप्त का दूसरा नाम महेंद्रादित्य, या कभी कभी शकरेक भी यूज किया जा सकता है, ये उनकी उपाधियां थी। तो उपाधियों के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। चलिए, इसके अलावा उसने शासनकाल में कला शिक्षा संस्कृति का विकास हुआ, उनके शासनकाल में कला शिक्षा और संस्कृति का अच्छा खासा विकास हुआ। कुमारगुप्त ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, देखिए बहुत बड़ा काम था दोस्तों, ये बहुत बड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसके शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। विश्व का उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी शिक्षा संस्थान थी ये, सबसे बड़ी शिक्षा संस्थान। बाद में शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र बनकर के उभरा। धार्मिक दृष्टि से वह शैव और वैष्णव बौद्ध धर्म का संरक्षक था, ठीक है, शैव वैष्णव और बौद्ध धर्म का संरक्षक कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा उसने कई मंदिर और मूर्तियों का निर्माण करवाया। उनकी मुद्राएं, ठीक है, समृद्ध अर्थव्यवस्था का उदाहरण मानी जा सकती है। मुद्राओं में स्वर्ण और रजत की मुद्राएं देख सकते हैं, सोने और चांदी की मुद्राएं, ठीक है। तो ये मुद्राएं जो है उनके आर्थिक विकास की या आर्थिक समृद्धि का उदाहरण है। इसके अलावा कुमारगुप्त के बाद उसके पुत्र स्कंदगुप्त सम्राट बनते हैं, जिससे उसकी नीतियों को आगे बढ़ाया। कुमारगुप्त को एक कुशल प्रशासक, संरक्षक और सैन्य नेता के रूप में याद किया जाता है। यहाँ पर सीखने योग्य बात यह है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में, ये सारे शासक में एक ही कॉन्सेप्ट में लेकर क्यों आया हूं, उसके पीछे रीजन यही था कि इसमें जो 5 शासक हम पढ़ने वाले हैं, पिता पुत्र का पूरा क्रम चला आ रहा है और इसमें किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। पारिवारिक क्लेश जैसी स्थिति किसी सम्राट ने छोड़ी ही नहीं, है ना। यहाँ पर तय था कि कोई भी सम्राट होगा, सम्राट का जो बड़ा पुत्र होगा वही गद्दी संभालेगा, और प्रत्येक उसका सम्राट का प्रत्येक पुत्र जो है यहाँ पर योग्य साबित हुआ, प्रत्येक सम्राट योग्य साबित हुआ। उसने अपने शासन काल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर किया है जो आज भी हम जो है आज भी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम उनको याद रखने के लिए मजबूर हैं। चलिए, इसके बाद में जो है कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त पर जरा चर्चा करते हैं और इसी के साथ में हमारा सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्कंदगुप्त जिनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के मध्य रहता है, गुप्त वंश के महान शासक के रूप में इनको याद किया जाता है। इसके अलावा जिसने अपनी कुशल शासन व्यवस्था और वीरता से साम्राज्य को सुरक्षित रखा, उसने अपने शासनकाल में आंतरिक शांति, स्थिरता की स्थिति और बाहरी आक्रमणों का डटकर सामना किया। इसके अलावा स्कंदगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल और संगठित थी। इनके समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी इनके शासनकाल की, वो कुशल और संगठित मानी जाती है। मतलब इन्होंने अपनी सेना का, विशेष रूप से कह रहा हूं, अब इन्होंने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया, है ना, ताकि वो हर युद्ध को लड़ने के लिए योग्य बन सके। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में एक योग्य गवर्नर नियुक्त कर दिया। न्याय प्रणाली निष्पक्ष और सुसंगठित थी, जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे, और कर संग्रह प्रणाली प्रभावी थी, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहे, जनता पर अधिक बोझ ना पड़ पाए।
ठीक है, तो जनता का भी इन्होंने बराबर से ध्यान रखा। उसने हुड़ आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। ठीक है, हुड़ आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोका, जिससे उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक कौशल का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा उसने बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया, जैसे सिंचाई प्रणाली, सड़कों का निर्माण आदि आदि, है ना, जो कि उनकी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण थे। उस सभी विकास जो है उनके शासनकाल में उनको महत्व दिया गया और ऐसे विकास किए गए। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता उसकी शासन की महत्वपूर्ण जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, वो उसके शासन की एक महत्वपूर्ण नीति थी, यह महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा सकती है। तो स्कंदगुप्त ने धार्मिक सहिष्णुता को अपने शासन की एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में माना। उसने हिंदू धर्म का संरक्षण तो किया, लेकिन जो दूसरे धर्म थे उनके प्रति भी उदार बने रहे, उनका भी संरक्षण किया उन्होंने। स्कंदगुप्त की शासन व्यवस्था ने गुप्त साम्राज्य की रक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे भारत के इतिहास में एक कुशल और पराक्रमी शासक के रूप में स्थापित किया। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं पांचों शासकों के बारे में जितना ऑलमोस्ट आवश्यक था आपको जानने के लिए, उतना मैंने आप लोगों को बताया। किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है, और किस प्रकार से 5 शासक वन बाय वन उनके पिता पुत्र के माध्यम से एक वंशानुगत रूप में पूरा जो है इनका साम्राज्य बना रहा। ठीक है, इस पर कंप्लीट चर्चा हुई। उम्मीद करता हूं सेशन कंप्लीट समझ आया होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहीं पर अभी और नोट करवा दूं, ये जो सेशन आज हुआ है इसका अगला जो पार्ट है ना, वो कल वाले सेशन में आपको मिलेगा। तो कल वाले पार्ट और आज वाले पार्ट दोनों को मिलाओगे तब आपका ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होगा। कल वाला जो टॉपिक है ना, वो है कि गुप्त काल जो है एक स्वर्ण काल, आपने बार बार सुना ना स्वर्ण काल। ठीक है, आज प्राचीन इतिहास में पहली बार आपने सुना ये बात कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों माना जाता था, उसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, तो इस स्वर्ण काल कैसे प्रूफ होगा? स्वर्ण काल प्रूफ होगा कब? जब हम गुप्त काल की शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। अभी हमने गुप्तकालीन जो शासक थे उनके बारे में तो डिस्कस कर लिया है। अब गुप्त काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी उस पर जब डिस्कस करेंगे तब हमें समझ आएगा कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल माना जाता था, उसके पीछे कारण क्या थे, तो वो कारण ही हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल वाला सेशन आप जरूर से लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। और जाने से पहले फिर से आपको रिपीट करवा दूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स की लिंक दी गई है, डाउनलोड करके आप लोग अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको डेली क्लासेस वहां मिलना प्रारंभ हो जाए, सभी नोट्स आपको एक साथ वहां मिलना प्रारंभ हो जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करें, भूल जाते हो आप लोग, लाइक कर दिया करें यार, लाइक करने में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन आपको वो चंद सेकंड का जो सहयोग रहता है ना, बहुत काम आता है मेरे। मैं आप लोगों के लिए 5 से 6 घंटा मेहनत कर एक लेक्चर लेकर आता हूं, और आप चंद 2-3 सेकंड का टाइम नहीं निकाल पाते हो। सिर्फ टिक मारना, आपको लाइक करना, खाली लाइक कर देंगे तो यूट्यूब को जो है थोड़ा आगे शेयर बढ़ा देता है आगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस चाहते हैं, मेरी क्लासेस लेना, आप चाहते हैं कि कोई सेशन आपसे छूटे नहीं मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है वो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्लियर है? और ये बस यही सपोर्ट आपका मुझे आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की। इसके अलावा कुछ आपसे मैं और कुछ लेता भी नहीं हूँ, बोलता भी नहीं हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।